वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी लाइव सिलेक्शन बैच लेक्चर नंबर 9। सिलेक्शन बैच लेक्चर नंबर 9 पे आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? 1D का पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे, वन डायमेंशनल मोशन पार्ट 2। जैसा कि आपको पता है कि हम सैटरडे संडे को यूट्यूब पे क्लास नहीं लगाते हैं, तो 2 दिन आपकी क्लास नहीं हुई है। कुछ बच्चों के कमेंट भी थे अनअकैडमी पे कि सर क्लास नहीं आई। बेटा सैटरडे और संडे को क्लास नहीं होगी, बाकी वीक में 5 दिन आपकी क्लास रेगुलर रहेगी। तो आज हम सिलेक्शन बैच जो 2020 आपका चल रहा है, इसी बैच के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। और यहाँ पे सिलेक्शन बैच में लेक्चर नंबर 9 ये मैंने कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बना दिया है। सिलेक्शन बैच 2020 बाय आरएसआर कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। और उसी में आज हम बात करने वाले हैं वन डायमेंशनल मोशन का पार्ट 2। और मैंने कहा अगर फिजिक्स आपको समझनी है, सीखनी है, तो भैया काइनेमेटिक्स को पूरा बेसिक से सीखना पड़ेगा। यहां पर आपको ये लगता है कि मुझे आता है, लेकिन आता एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि यहां पे बहुत बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो आप मिस कर देते हो। तो पार्ट 1 को आपने फुल एंजॉय किया है, तो आज हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। वन डायमेंशनल मोशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के बारे में बात किया, वेलोसिटी, स्पीड के बारे में बात करेंगे आज के क्लास में। प्रैक्टिस भी होगी क्लास के दौरान, क्लास के बीच में और क्लास के लास्ट में, तो उसके लिए आपको अपने आप को तैयार रखना है। चलिए स्टार्ट कर दें। सभी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया होगा। और एक सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है, बेटा क्लास को शेयर कर दिया करें। क्लास जैसे ही क्लास में पहुंचो तो पहला काम यही करें, तुरंत से एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों को क्लास शेयर कर दें और उसके बाद में कंटिन्यू कर दे भैया, ठीक है? यस, चलो रेडी है सबके सब? ओके, यस। एक बार सभी बच्चे कमेंट में जय हिंद लिख देंगे और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। यस, ओके, चलो देखिए यहां पर अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये जो अपना कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें वन डायमेंशनल मोशन पार्ट 2 में वन डायमेंशनल मोशन के रिगार्डिंग बात करेंगे। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही। 1D का मतलब मैंने आपको बताया था लास्ट वाले लेक्चर में कि एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में होने वाली गति वन डायमेंशनल मोशन है, ठीक है? तो इसमें आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्पीड से। सबसे पहले हमारा पॉइंट रहेगा आपका स्पीड। स्पीड क्या है? यानी गति, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में जो बेसिक डिफरेंस है वो भी हम कंपेयर करेंगे। लेकिन पहले हम स्पीड पढ़ेंगे, फिर वेलोसिटी, फिर उसका कंपेरिजन, प्रैक्टिस, सब कुछ इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा। यस, चलिए बेटा, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्पीड की। तो मैं यहां पर आपको बताऊं जो स्पीड का जो डेफिनेशन हमने यहां पे तैयार किया है वो क्या है। चलो इसको ध्यान से समझे एक बार। किसी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड, ठीक है, तय की गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड, यानी प्रति सेकंड किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी ही आपकी क्या है? चाल है। पर सेकंड, पर सेकंड में कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, वो कितनी दूरी तय करती है। यहां पे आप देख रहे होंगे ये आपको डिस्टेंस इधर दिखाई जा रही है और ऊपर टाइम दिखाया जा रहा है। 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में। ये चलो आवर्स के रूप में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसी अनुपात में इसको डिफाइन किया जाता है कि पर सेकंड कोई वस्तु कितनी दूरी तय करती है, उसी को उसकी चाल कह देते हैं। उसी के रिगार्डिंग ये आपका डायग्राम, यहाँ पे 2 कार हैं, 2 गाड़ियां हैं जो आगे की ओर बढ़ रही है, और उनका पर सेकंड कितना वो डिस्टेंस कवर करती है, उसी प्रकार उसका स्पीड आता है। आप यहां पे देख रहे होंगे ये ब्लू वाली कार है, थोड़ा सा आगे जा रही है, जबकि वहां पे दोनों साथ आई थी। यहां पे दोनों साथ थी और यहां पे आते आते देखो ब्लू वाली आगे निकल गया, है ना? क्यों? क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा है। हम स्पीड की बात कर रहे हैं, अभी वेलोसिटी की बात नहीं करेंगे, ठीक है? तो पर सेकंड यानी ब्लू वाली जो कार है वो पर सेकंड ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, और इसीलिए ये उससे आगे यहां पे अपनी रेस को फिनिश कर रही है, ठीक है? ये हो गया हमारा डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन मेरे हिसाब से सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा बेटा। और एक और चीज, जब आप क्लास में रहो तो अपने टाइम की अहमियत समझे। एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन प्लीज
पूरा का पूरा फोकस क्लास पे करें। यहां पे जो फील होगा, जो समझ में आएगा वो परमानेंट होगा। अगर आप कमेंट बॉक्स पे अपना फोकस कर रहे हैं देन बेटा आप क्लास में समझ नहीं पाओगे और उससे आपका केवल टाइम बर्बाद है और कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो अभी आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। क्या बेसिक इंफॉर्मेशन इसकी? सबसे पहली बेसिक इंफॉर्मेशन हमारी है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड एक अदिश राशि है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड एक अदिश राशि है। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता, हमने तो फॉर्मूला इसका दिया ही नहीं है। तो अगर फॉर्मूले की मैं यहां पे बात करूं, मान लो मैंने स्पीड को आपको v से लिख दिया और मैंने दूरी को आपको डेल एक्स से लिख दिया और टाइम को डेल टी से लिख दिया। बस यहां पे जो डेल एक्स है मैं इसको डिस्टेंस बोलूंगा, मैं इसको दूरी बोलूंगा। अगर इस डेल एक्स को मैंने डिस्प्लेसमेंट बोल दिया यानी विस्थापन बोल दिया तो ये आपका स्पीड क्या बन जाएगा? वेलोसिटी बन जाएगा। तो इसी के बारे में बात करें, डेल एक्स आपका डिस्टेंस है, डेल टी आपका टाइम है, तो वी आपका स्पीड हो जाएगा। यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर सेकंड तय की गई दूरी ही आपका क्या है? स्पीड है, चाल है। तो इसी के रिगार्डिंग सबसे पहले हमने कहा कि ये अदिश राशि है। यानी स्पीड का मतलब मैंने कहा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये स्पीड है, क्योंकि इसमें मैंने डायरेक्शन आपको नहीं दिया। मैंने नहीं बताया कि 2 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से पूर्व में, पश्चिम में, दाएं बाएं, पूर्व पश्चिम, कुछ मैंने बताया नहीं है। यानी जब तक डायरेक्शन नहीं दी जाती है तब तक वो स्पीड होता है। और यही मैं 2 किलोमीटर पर सेकंड अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए बोलता हूं तो यही स्पीड आपका वेलोसिटी बन जाएगा, यानी उसे आप वेग कह सकते हैं। तो यहां पे डायरेक्शन नहीं होती है और इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक अदिश राशि है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर सेकंड, जैसा इसका पद्धति होगा, सिस्टम होगा, उसके हिसाब से आ जाएगा। लेकिन फॉर्मूला हमने पीछे बनाया था, वही फॉर्मूला एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, डेल एक्स बटा डेल टी। डेल एक्स यहां पे आपका, जैसे मान लो मीटर में ले रहे हैं तो मीटर में, टाइम आपका सेकंड में रहेगा तो मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अगर दूरी को आप किलोमीटर में ले रहे हो तो किलोमीटर प्रति सेकंड। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने वैल्यू किस में रखी है। अब न्यूमेरिकल में क्या करेंगे, जैसा ऑप्शन होगा उसके हिसाब से उस वैल्यू को रख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, यस, ओके, ठीक है बेटा। मैं ज्यादा आपके कमेंट पे ध्यान नहीं देता क्योंकि बेटा क्लास के दौरान अगर कमेंट पे ध्यान देंगे तो आप डिस्टर्ब होंगे और टाइम हमें कम मिलेगा क्लास में फोकस करने के लिए। तो कमेंट का आपका जो भी डाउट है मैं क्लास के लास्ट में आपसे 2 मिनट बात कर लूंगा। तो प्लीज आप भी क्लास में फोकस करें, कमेंट में ध्यान ना दें। गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्ते, जय हिंद। और अगर क्लास को शेयर करना भूल गए तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पे इसका यूनिट हो गया बेटा मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर सेकंड। और सीजीएस में अगर अपन बात करते हैं तो सेंटीमीटर पर सेकंड इसका मात्रक आ जाएगा। यानी हम केस में मीटर पर सेकंड अपने किलोमीटर पर सेकंड में लिख दिया या सेंटीमीटर पर सेकंड में लिख दिया। तीसरा अहम सवाल आता है इसकी डायमेंशन। तो बेटा मीटर के लिए डायमेंशन क्या आ जाएगा? L1 और टाइम के लिए क्या हो जाएगा? T1। अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो भैया इसका डायमेंशन हो जाएगा आपका m0 L1 और ये आपका t माइनस का 1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा जो अपन यहाँ पे बना के याद कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक है और मेरे हिसाब से आपका ऑलरेडी क्लियर भी होगा, ठीक है। ऑलरेडी आप सभी का क्लियर भी होगा, ठीक है, यस। देखो, अगर अपन यहां पे बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या आता है जिसके रिगार्डिंग हम यहां पे बात कर रहे हैं? चाल के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ स्पीड। अब चाल के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, यानी चाल के टाइप्स कौन कौन से होंगे। और उसमें सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करता हूं आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी तात्क्षणिक चाल। एक के बारे में बात करेंगे, 1 बाय 1 बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपका तात्क्षणिक चाल यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसके बाद में बात करेंगे एवरेज स्पीड यानी औसत चाल, उसके बाद में बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड एक समान चाल, और उसके बाद में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड यानी असमान चाल। अब इसमें देखिए बेटा, तात्क्षणिक में किसी एक क्षण पे वैल्यू लिया जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। एवरेज उसमें औसत निकाल लेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। उसके बाद में एक समान चाल, एक स्पीड ऐसी होती है जो बिल्कुल फिक्स बनी रहती है पर सेकंड, तय किया गया डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, तो वो यूनिफॉर्म
स्पीड हो जाएगा। और अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो पहले तेजी के साथ और फिर उसके बाद में स्लो मोशन में आ जाए तो वह हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म आपका स्पीड, यानी असमान गति। तो इसी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे और उसी सीरीज में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी तात्क्षणिक चाल। इसका सबसे अहम एक मुद्दा मैं आपको देता हूं जिससे आपके साथ दिमाग में प्रैक्टिकली एक इमेज बन जाए। मैं आपको बताता हूं जैसे अपन बाइक चला रहे हैं, ठीक है, हम गाड़ी चला रहे हैं तो एकदम से हमने नजर डाली स्पीडोमीटर पे। हम स्पीडोमीटर समझ रहे हो, स्पीडोमीटर जिसमें स्पीड दिखाई देता है उस पर हमने नजर डाली और जिस समय हमने उसमें नजर डाली उसमें उसका स्पीड मान लो था 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उस क्षण वो जो 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आपका आवर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो चल रहा है वो स्पीड जो हमने लिया है वो उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड है, वो तात्क्षणिक है। अगले क्षण हो सकता है 41 हो जाए, 39 हो जाए, 45 हो जाए, लेकिन जिस क्षण आपने उसको देखा वो उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड था, तात्क्षणिक मान था स्पीड का। बस ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए और मेरे हिसाब से ये चीज आपको क्लियर भी होगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले पहला पॉइंट हमारा बेटा तात्क्षणिक चाल यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड आपका। देखिए बेटा किसी कण की किसी पार्टिकल की एक विशेष क्षण पर जो चाल है वही उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाती है, यानी किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे उसकी चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है। एक डायग्राम, उसकी बात बाद में करूंगा, एक डायग्राम आपको यहां पे शो कर रहा हूं मैं। इस डायग्राम में देखिए क्या मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। बेटा यहां से हम स्टार्ट हो रहे हैं, यहां से मान लो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये गाड़ी है, ये आपका ग्राफ किलोमीटर पर आवर्स में है, यानी ये जो गाड़ी है अगर ये ग्राफ ऊपर जा रहा है इसका मतलब किलोमीटर पर आवर बढ़ रहा है। तो यहां पे देखो पहले बढ़ रहा था, फिर यहां पे लगभग कांस्टेंट हुआ, फिर यहां पे डिक्रीज हुआ, लगता है यहां पे कोई ब्रेकर है, उसके बाद में स्पीड बिल्कुल स्लो हुआ और फिर यहां पे आगे चल रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। तो एक पर्टिकुलर टाइम मैंने ले लिया, ये पर्टिकुलर एक टाइम लिया, तो उस समय जो स्पीड थी इसकी वो स्पीड थी इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। और अगर अपन इसकी एवरेज की बात करें तो देखो ये ऊपर और ये नीचे, तो लगभग इसका एवरेज लाइन, ये लाइन आपको नजर आ रही है बेटा, ये लाइन आपका एवरेज का है, औसत का है, जो अपन इसके अगले वाले पॉइंट में भी डिस्कस करने वाले हैं, औसत के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड तात्क्षणिक चाल एक पर्टिकुलर टाइम पे, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड यहां पे हमने लिया है, ये यहां पर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम यहां पे ले सकते हैं, लेकिन जिस टाइम पे हमने उसको नोट किया है वही उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, तात्क्षणिक चाल होगा। और ये टाइम इंटरवल बहुत कम होता है, क्षणिक बहुत ही कम। तभी हमने देखो इसको कैसे लिखा है, देखिए यहां पे तात्क्षणिक चाल यानी इंस्टेंटेनियस आपका स्पीड इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, लिमिट लगा दिया है डेल टू टेंस टू जीरो, यानी डेल टी जो है वो टी की जो वैल्यू है वो जीरो की ओर आगे बढ़ रही है, यानी बहुत ही कम टाइम इंटरवल है। तो डेल एस बटा डेल टी, या अगर अपन इसको लिमिट को हटा देते हैं तो अपन इसको अवकलन के पद में लिख देते हैं डी एस बटा डी टी, यानी आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड का हमें जो फॉर्मूला मिल रहा है वो अवकलन के पद में डी एस बटा डी टी या लिमिट लगा के डेल एस बटा डेल टी में लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से फॉर्मूला सभी का क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से फॉर्मूला सभी का क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बेटा, यस, हाँ बेटा किसी बिल्कुल फिक्स टाइम इंटरवल के लिए। दूसरा आता है बेटा आपका एवरेज स्पीड, बिल्कुल बेसिक सी बात है, औसत निकाल लो उसका, जो पूरा का पूरा हमारा स्पीड था ना, पूरा जो गति हो रही थी उसका एवरेज निकाल लो, उसका औसत निकाल लो, तो वही हमारा एवरेज स्पीड होगा। यहां पे स्पीड की बात करें तो डायरेक्शन की बात बिल्कुल नहीं होगी, केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात होगी। और एवरेज निकालना है अगर आपको तो इसका सिंपल फॉर्मूला है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी यहां पे अगर अपने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टाइम की बात अपन यहां पे कर रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का जो अनुपात आ जाएगा वो हमारे लिए एवरेज स्पीड आ जाएगा। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, ये जो ट्रेन है वो चल नहीं रही है,
ये पता नहीं क्यों जब मैं इसको पीपीटी में डाला था तो अच्छे से चल रही थी, शायद इसको चलते चलते इसका पेट्रोल खत्म हो गया है। पेट्रोल नहीं डालते शायद इसमें, अलग ही इसका इंजन ऑयल में पता नहीं कौन सा तेल डलता होगा, इसका नो आइडिया, है ना। तो जो भी इसमें ईंधन था इसका वो खपत हो गया, क्योंकि लगातार देखिए इसमें तेल, यहाँ पे जो धुआं है वो निकल रहा है, मतलब जल गया है इसका, तो इसलिए बंद हो गया, नहीं तो इधर से उधर से फुर्र करके निकलना था इसको। लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम, कुछ टेक्निकल इश्यू इसका आया है जो यहाँ पे नहीं चल रहा है। तो इसमें समझते हो तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, वो देखिए तीसरा पॉइंट, एक समान चाल यानी यूनिफॉर्म स्पीड। ये यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, मैंने क्या कहा, अपन गाड़ी की स्पीड फिक्स करके, जैसे बड़े हाईवे पे चल रहे हैं तो गाड़ी की स्पीड फिक्स 100 की चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे अपन ट्रैफिक में हो या कहीं मार्केट में हो तो अपनी गाड़ी की स्पीड कभी बढ़ेगी फिर कभी धीरे हो जाएगी, फिर बढ़ेगी फिर धीरे हो जाएगी, यानी लगातार फिक्स नहीं है, तो वह नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। अगर लगातार एक फिक्स स्पीड से आगे बढ़ रही है तो वह यूनिफॉर्म आपका मोशन हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पे बात किया गया है एक समान चाल की, कि यदि संपूर्ण गति के दौरान किसी भी कण की चाल अगर समान रहती है, पूरी की पूरी जो आपका मोशन हो रहा है उसके दौरान अगर स्पीड कांस्टेंट रहती है, चाल आपका नियत रहती है, समान रहती है, तो इस प्रकार की चाल को कण की एक समान चाल कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाता है। फिक्स हो जाएगा, वो ना बढ़ेगा ना घटेगा, चेंज बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, यस। उसके बाद में देखिए पॉइंट नंबर आपका 4, पॉइंट नंबर 4 है बेटा असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म आपका स्पीड, जिसका मैंने एग्जांपल पहले ही आपको दे रखा है, जो कभी बढ़ती है और कभी घटती है। तो देखिए एग्जांपल की अगर अपन बात करते हैं, ये यहाँ पे शायद बर्फ पे स्केटिंग कर रहे हैं और इनका स्पीड कभी बढ़ रहा होता है कभी घट रहा होता है, ये घुमाव में ऐसे घूमते हैं ना, अपने आप को घुमाते हैं, तो इसको कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। अगर अपन बात करें जैसे ये झूला है, इसमें देखो ये ऊपर जाता है तो स्पीड कम हो जाती है और फिर नीचे आता तो स्पीड बढ़ जाती है। तो इस प्रकार इनकी जो स्पीड है वो आपका यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म आपका मोशन है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या कह रहा है, असमान गति में कि यदि कण की चाल परिवर्तित होती है, समय के साथ बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है, तो चाल असमान कहलाती है, नॉन यूनिफॉर्म कहलाती है। ये एग्जांपल दोनों मैंने दिए, मेरे हिसाब से आपके माइंड में इसका इमेज बन गया होगा कि नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म में क्या है। सर यहां से सवाल क्या बनेगा ये तो हमें बता दीजिए बेटा, अभी हम इसका प्रैक्टिस भी करेंगे, अभी सवाल भी आएंगे बीच बीच में, और इसके जो यहां से जो सवाल बनेगा वो बनेगा राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट के क्वेश्चन, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट वाले जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो थोड़ा सा चेंज करके दे देता है और बच्चा वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाता है, गलत कर देता है, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन आगे बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी में इसमें भी देखो पीपीटी में कुछ प्रॉब्लम है, ये भी आपका पीपीटी कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। इसकी स्पीड थी लगभग 80 की स्पीड, है ना, इस साइकिल की स्पीड थी 80 की, लेकिन इसमें तो कुछ मतलब फ्यूल डालने की जरूरत नहीं थी, फिर भी ये काम नहीं कर रहा है, कुछ इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आया है, जो भी है। तो इधर से उधर जाना है और उधर से उधर वापस जाना है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की अगर अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, इधर से आना फिर इधर वापस जाना, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो उसको गति को हम चाल को हम वेग कह देंगे, वेलोसिटी कह देंगे। यानी एक ही चीज है कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं था और उसी स्पीड के साथ डायरेक्शन अगर अपन अटैच कर देते हैं, डायरेक्शन ऐड कर देते हैं, तो वह बन जाता आपका वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी में डायरेक्शन का खेल है, यानी दिशा का खेल है। यहाँ पे वेलोसिटी के रिगार्डिंग आप डेफिनेशन देख रहे होंगे, डेफिनेशन आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी का डेफिनेशन, विस्थापन, देखो जो डिस्टेंस था ना वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो गया है, यानी प्रति सेकंड वहां पे क्या आ रहा था, डिस्टेंस आ रहा था, यहां पे प्रति सेकंड डिस्प्लेसमेंट आएगा, यानी विस्थापन आएगा। क्या लिख रहा है, विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, वहां पे दूरी के परिवर्तन की दर को आपका चाल कहते हैं, और यहां पे विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। मेरे हिसाब से यह सभी बच्चों को इसका बेसिक डेफिनेशन क्लियर रहा होगा। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं बेटा, सारी बेसिक चीजें हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो अपन मिस कर जाते हैं। अपना फर्ज बनता है कि जब अपन सीख ही रहे हैं तो कोई कमी ना रह जाए, पूरा का पूरा बेसिक लेवल से सीखे समझे। इसके रिगार्डिंग में आपसे एक एग्रीमेंट चाहूंगा, कमेंट सेशन में एक बार लाइक बटन दबा के कमेंट सेशन में यस सर जरूर लिख दीजिएगा,
ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं आपका। ठीक है, उसके बाद में इसका पहला पॉइंट, इसके कुछ स्पेशल पॉइंट है। पहला पॉइंट है ये एक सदिश राशि है, मैं पहले ही से बोल रहा हूं कि इसमें डायरेक्शन का खेल है, देन ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ता है और इसीलिए इसको अपन वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, सदिश राशि कहा जाता है। दूसरा इसका पॉइंट देखिए क्या है, दूसरा पॉइंट यहां पर इसका, इसकी दिशा व विस्थापन की दिशा समान होती है। क्या बात कर रहे हो सर? यस सर, 100%, यस सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू, मैं देख रहा हूं आपके कमेंट। यस सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू, ओके ओके, यस सर, शाबाश, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, मेहनत करते रहिए। यहां पे देखिए इसकी दिशा विस्थापन की दिशा में होती है। कोई पूछेगा यार वेलोसिटी, सही बात है वेक्टर क्वांटिटी है, बट भैया डायरेक्शन तो बता दो। तो भाई मेरे, हमने इसके यानी डायमेंशनल जो मोशन है, वन डायमेंशनल जो मोशन पार्ट 1 डिस्कस किया था, उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात किया था। तो मैंने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की है वही डायरेक्शन आपके वेलोसिटी की है। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही अच्छा लॉजिक आपको यहां पे मिल जाएगा। कोई पूछे कि भैया वेग वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी है, तो भैया उसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगी, जो यहां पर आपको देखने को मिल रही है। तीसरा इसका जो आपका पॉइंट है, वो पॉइंट अपन बात कर लेते हैं, यूनिट और डायमेंशन। देखो मात्रक विमा चाल के समान, यानी अगर अपन यहां पे मात्रक की बात करें तो भाई मात्रक वही रहेगा, v बराबर मान लीजिए आपका डेल एक्स बटा डेल टी। वहां पे डेल एक्स डिस्टेंस था, यहां पे डेल एक्स डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, मेजरमेंट तो आपका सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में करेंगे। तो मान लीजिए मैं इसको मीटर में कर रहा हूं तो मीटर, और टाइम आपका सेकंड, मीटर पर सेकंड। रही बात इसकी डायमेंशन की, तो भैया डायमेंशन भी उसके सेम ही रख देंगे, तो m0 L1 और ये आपका t1 t-1, ये आपका यूनिट हो जाएगा और ये इसका डायमेंशन हो जाएगा, जो कि स्पीड के क्या है बेटा, बराबर है, जो कि चाल के क्या है, बराबर है। ठीक है, यस। आगे देखिए बेटा, अभी हमने स्पीड देखा, फिर स्पीड के टाइप्स देखे, अभी वेलोसिटी देख रहे हैं, फिर वेलोसिटी के टाइप्स देखते हैं, फिर एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद में फिर कंपैरिजन करेंगे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, वेगों के प्रकार, और इसमें पहला टाइप्स है तात्क्षणिक वेग यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तात्क्षणिक वेग पहला आपका कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या देखिए, औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तीसरा देख एक समान यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग। चौथा आपका है असमान वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कहानी पूरी की पूरी वही है जो आपने पीछे डिस्कस की थी, बस इसके आगे हमने वेग लगा दिया, यानी स्पीड की जगह वेलोसिटी आ गया है, यानी आपका चाल की जगह वेग आ गया है। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में सबसे पहले अपन बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप अपने दिमाग से कॉन्सेप्ट को इधर से उठा के कॉन्सेप्ट को कॉपी पेस्ट इधर कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर आपने स्पीड अभी पढ़ा है तो उसी को कॉपी पेस्ट करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम यहां से बना सकते हैं। और उसी के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं, तात्क्षणिक वेग किसी गतिमान कण का, किसी क्षण पर वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक वेग किसी गतिमान कण का किसी क्षण पर्टिकुलर टाइम पे जो आपका वेग है वही आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। यानी इट इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी एज सम पर्टिकुलर इंस्टेंट, यानी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, पर्टिकुलर क्षण पे, पर्टिकुलर टाइम पे जो आपका स्पीड है उसी को, लेकिन डायरेक्शन, उसी स्पीड को हम वेलोसिटी बोल देंगे, लेकिन उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। डायरेक्शन नहीं है तो फिर वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाएगा। ठीक है, यस। तात्क्षणिक वेग आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। सर जी पीछे वाले में इस वाले में क्या फर्क है? बेटा जो पीछे आपने पढ़ा था वो था आपका ds बटा dt, या उसको अगर अपन डेल के रूप में लिखेंगे तो वह था डेल s बटा डेल टी। क्या उसके ऊपर वेक्टर था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी थी, क्योंकि वहां पे डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट नहीं था। यहां पे देखिए कंपैरिजन करिए, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, डेल r वेक्टर बटा डेल टी, डेल r वेक्टर बटा डेल टी। इसी डेल को अगर लिमिट को हम हटाते हैं तो अवकलन के पदों में लिखेंगे तो डी आर वेक्टर बटा डी टी, जिसमें डेल आर वेक्टर आपका
आपका डिस्प्लेसमेंट है और डेल टी आपका टाइम इंटरवल है। तो डी आर वेक्टर बटा डी टी ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक फॉर्मूला, एक कॉन्सेप्ट आपका आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मेरे हिसाब से कोई डाउट आपका नहीं बच रहा होगा, डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, आगे चले। यस, आगे चले बेटा। यस, बिल्कुल सेम है बेटा। यस, अभी आगे आ जाइए। देखिए यहां पे हम बात कर रहे हैं और यहां पे देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि आपको दिख रहा होगा कुछ यहां पे एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है और यहां पे गाड़ी रुक रुक के चल रही है। देख रहे होंगे आप, नोट कर रहे होंगे इसको। ये पहला कंडीशन, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ रही है। देखिए तो एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग क्या है आपका? एवरेज वेलोसिटी का मतलब है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल विस्थापन कितना हो रहा है अपन टोटल टाइम। सर जी पीछे भी तो यही फॉर्मूला था। बिल्कुल बेटा यही था, लेकिन वहां पे टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं था, वहां पे टोटल डिस्टेंस था। ठीक है, इसीलिए तो वहां पे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी आएगा। आप यहां पे देख सकते हैं इसको सोल्व करने का तरीका। ये यहां पे देखिए डेल एस बराबर आपका आ गया 20 और यहाँ पे आपका डेल टी दिया गया था शायद 3.12 कुछ था। यहाँ पे टाइम इंटरवल इसका देखेंगे, एक बार रिवर्स होगा तो मैं बताऊंगा आपको, देखिएगा। यस, अलग अलग इसका एवरेज, ये देखो डेल टी आपका 4.42 और डेल एस ये, तो डेल वी आ गया। फिर यहां से यहां तक जा रही है तो 20 पे जाके रुकेगी, यहां पे रुक गई तो इसका औसत डेल टी 6.32 और ये 20, इसका औसत ये आ गया। फिर अब यहां से यहां पे आगे जा रही है तो फिर इसका औसत अलग, ये देखो इसका औसत अलग आ गया। तो औसत क्या है? टोटल कितना आपका डिस्प्लेसमेंट है और टोटल उसने टाइम कितना लिया है, उसका जो डिवाइडेशन है, उसका जो अनुपात है, वही हमारा एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। अलग अलग के लिए देखो अलग अलग आ रहा है, यहां तक का एवरेज अलग है, यहां तक का एवरेज अलग आ रहा है और उसके बाद में आगे का आपका डेल वी एवरेज अलग आ रहा है। इस तरीके से तो वो अलग अलग कितना डिस्टेंस उस टाइम इंटरवल में उसने कवर किया है, वो टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम जो उसने उसको कवर करने के लिए वहां पे यूज में लिया है। क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है बेटा? यस। यहां पे देखिए पॉइंट नंबर 3 आपका क्या है? एक समान गति यानी यूनिफॉर्म आपका वेलोसिटी, एक समान आपका वेग। एक समान वेग का मतलब मैंने बताया वही पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, यानी अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं करना है। ये कार आप देख रहे होंगे लगातार फिक्स स्पीड के साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रही है और आप देख पा रहे होंगे ये चलते भी आपको नजर आ रही है। ये बिल्कुल कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आपका आगे बढ़ रही है, एक नियत वेग के साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी एक समान वेग। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर यहां पे यदि कोई गतिमान कण के वेग का परिमाण व दिशा यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहता है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। मैंने कहा आपका 2 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, तो 2 किलोमीटर पर आवर मैग्नीट्यूड 2 किलोमीटर पर आवर और फिर उसकी डायरेक्शन यानी ना तो मैग्नीट्यूड चेंज करना है ना डायरेक्शन चेंज करना है, दोनों कांस्टेंट होंगे तो हम उसको बोल देंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी एक समान वेग। तो यदि कोई गतिमान कण के वेग का परिमाण व दिशा समान रहता है तो इसका वेग समान वेग कहलाता है। यह तभी संभव है जब कण सीधी रेखा में चल रहा हो। क्या बात करो सर, बिल्कुल बेटा, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी है और ये जब भी पॉसिबल है जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा हो यानी एक समान गति हो रहा हो, यूनिफॉर्म आपका मोशन हो रहा हो। ठीक है बेटा? यस यस। आगे देखिए बेटा, ये आपका यूनिफॉर्म हो गया, एक समान गति हो गया। उसके बाद में अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये आता है पॉइंट नंबर 4 आपका नॉन यूनिफॉर्म। अब भाई नॉन यूनिफॉर्म स्पीड था तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ गया। अब इसमें क्या हो सकता है, या तो भैया डायरेक्शन चेंज हो जाए या मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, दोनों में से किसी एक में चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, दोनों भी बदल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां पे आपका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, यह चीज आपको पता होनी है। मेरा कहने का मतलब यह है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, असमान वेग आपका हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यदि किसी कण के वेग का परिमाण
व दिशा या दोनों, देखो या तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या बोथ, दोनों अगर चेंज होते हैं देन कण का वेग असमान वेग कहलाता है। वेलोसिटी आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के रूप में डिफाइन होगा। ठीक है, सीधा चल रहा था मुड़ गया तो अब जो उसका वेलोसिटी है वो आपका यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। या मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, परिमाण बदल गया तो भी वह आपका नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। एक सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जबरदस्त सवाल आ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे बढ़िया तरीके से। फटाफट टाइम दूंगा मैं आपको, पूरा टाइम मिलेगा, फटाफट से एक बार आप इसको सॉल्व कर लीजिए। मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। $453 लाइक हैं भैया। क्लास में लाइव आने के बाद भी लाइक करने का इतना कंजूसी चल रही है कि जैसे भाई अकाउंट से पैसे कट रहे हैं, करोड़ों रुपए कट रहे हैं वहां पे। बहुत बढ़िया बेटा, लाइक का कोई पैसा नहीं लगता है। अगर आपका दिल खुश होता है, अगर आपको क्लास में कुछ समझ में आ रहा होता है तो लाइक बटन दबा के हमें अप्रिशिएट करें कि हाँ सर अच्छा कर रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है हमारे। ठीक है, ये चीज बताने के लिए, बाकी फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नहीं कर पा रहे हो या आपका अकाउंट से पैसा कट रहा तो बिल्कुल नहीं करना बेटा, नुकसान नहीं करना अपने को। जल्दी से सवाल का जवाब चाहिए मुझे, फटाफट। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। कुछ बच्चे बी पे टारगेट कर रहे हैं। कुछ बच्चे बी पे टारगेट कर रहे हैं। ये आपको एक कण एक्स एक्स के अनुदिश इस प्रकार गति करता है कि इसका एक्स निर्देशांक समय टी के साथ निम्न रूप में बदलता है, तो कण का प्रारंभिक वेग होगा। बेटा सबसे पहली चीज, मैक्सिमम बच्चों का आई थिंक सही आ रहा है, कुछ बच्चे ए पर भी कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, यस, कुछ बच्चे ए पर भी कमेंट कर रहे हैं। लेकिन मैं यहां पे आपको बता दूं बेटा, अगर अपन इसको वेलोसिटी में कन्वर्ट करेंगे तो भैया इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगा v बराबर आपका dx बटा dt। तो बेटा dx बटा dt 2 कांस्टेंट है, अवकलन कितना हो गया 0, -5t का अवकलन किया तो माइनस का 5, और ये 6t स्क्वायर का अवकलन किया तो 6 2 जा 12 है। अब ये कह रहा है कि कण का प्रारंभिक वेग यानी एट इनिशियल वेलोसिटी मतलब एट टाइम t इक्वल टू 0 देन टाइम t, मैं इसको यहां पे एक सेकेंड टाइम t यहां पे ले लेता हूं एक बार। ठीक है, देखिए क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है। ओके, यहां पे अगर अपन इनिशियल टाइम की बात करते हैं तो टाइम t इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, प्रारंभिक वेग पूछ रहा है, आपको इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है वेलोसिटी का। ये देखिए, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे वेग, तो v बराबर आपका हो जाएगा बेटा ये आपका माइनस का 5, और ये t का वैल्यू 0 रखने पे 12 गुणा 0, ये हो गया आपका 0, यानी v इक्वल टू हो गया माइनस का 5 मीटर प्रति सेकेंड। माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। इसमें भी कुछ बच्चों ने गलत कर दिया था, पता नहीं कहां पे गलती हुई है, कैसे गलती हुई है। बाकी बिल्कुल बेसिक से आपका एक सवाल था इसके रिगार्डिंग, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन अगर आपका आता है और पूछा भी गया है कई बार ऐसे, लेकिन ये आपका मेथड यही रहेगा जो आपको ऑलरेडी बहुत से बच्चों को पता भी होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये हमारे इसका सॉल्यूशन के लिए स्लाइड था। यहां पे देखिए, अगर अपन कुछ नोट पॉइंट डालें तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें अपने को यहां पर देखने को मिलेगी, यानी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें अपने को यहां पे मिलेगी जो आपका नोट पॉइंट यहां पर आपको दिया जा रहा है। तो उस नोट पॉइंट में क्या है उसी के रिगार्डिंग अपन यहां पे बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट देखिए क्या है, वेग सदिश राशि है जबकि चाल अदिश राशि है। क्या आप बात कर रहे हो, यानी स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। चाल अदिश लेकिन वेग सदिश, बहुत बड़ा कंपैरिजन है। दोनों के मात्रक सेम मीटर पर सेकंड, अगर अपन एमकेएस में लेते हैं दोनों की विमा समान LT-1 होती है, यानी सदिश अदिश का डिफरेंस है लेकिन दोनों के यूनिट सेम है, दोनों के डायमेंशन सेम है। ये एक बड़ा कंपैरिजन अपने यहां पे कर दिया है जिसके रिगार्डिंग हम यहां पे बातें कर रहे हैं। उसके बाद में दूसरा नोट हमारा क्या है बेटा, ये जो सवाल यहां से बनेंगे ये राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनेंगे। राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट क्या आएगा उसी के सवाल बनेंगे, तो जरा इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरा नोट आपका क्या बेटा, गति के दौरान वेग नियत रहता है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, जबकि गति एक समान होती है तब।
तथा एक समान गति के लिए v वेक्टर बराबर v इक्वल टू कांस्टेंट या v एवरेज का वेक्टर या v एवरेज वेक्टर जिसको अपन कह सकते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आ रहा है आपका वेलोसिटी का। लेकिन अगर अपन यहां पे बात करें, अगर यदि v वेक्टर इक्वल टू v av वेक्टर हो तो गति एक समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। क्या बात कर रहे हो भाई? एवरेज आपको मैंने अभी एक डायग्राम दिया था पीछे, ये जरूरी नहीं है आप एवरेज को देख के बताओ कि वो यूनिफॉर्म है। वो गाड़ी वाला डायग्राम याद है ना, उसका मैंने बीच में एवरेज भी बताया था। और जबकि वेग बढ़ रहा था, फिर घट रहा था, फिर बढ़ रहा था। तो ये जरूरी नहीं है कि v वेक्टर इक्वल टू v एवरेज हो तो गति एक समान हो, कोई जरूरी नहीं है, वो एक समान नहीं भी हो सकती है। यानी एवरेज से हमें पता नहीं चलेगा। कोई आपको एवरेज वैल्यू दे दे और पूछे कि साहब औसत वैल्यू इतना है, तो बताओ वह यूनिफॉर्म है कि नहीं है, तो हम कहेंगे भाई एवरेज से पता नहीं चलेगा वो है या नहीं। ठीक है, तो यही बात इसने ऊपर बोली है कि वेग अगर कांस्टेंट रहता है तो यूनिफॉर्म है, और इस कंडीशन में एक समान गति के लिए v वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट या उसका एवरेज कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये 100% गारंटी नहीं है, 100% गारंटी नहीं है कि वो एक समान है। अगर उसके एवरेज की बात करें तो अगर असमान है तब भी एवरेज आ जाएगा, यानी अपने को पता नहीं चलेगा कि वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। एक बहुत तगड़ा कंफ्यूजन आपको क्रिएट कर सकता है राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट में। राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन है वहां से एक बहुत तगड़ा सवाल बनाया आपका जा सकता है। ठीक है बेटा, यस। तीसरा पॉइंट देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है, तीसरा पॉइंट आ चुका है यहां पे देखिए। यदि एक वेग नियत रहता है, यदि वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है तो स्पीड क्या है? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। नोट करना, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, क्योंकि स्पीड क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। यानी वेलोसिटी से डायरेक्शन हटा लो तो वह स्पीड बन जाएगा, वह चाल बन जाएगा। यही तो यहां पर है आपकी स्क्रीन पर, देख पा रहे होंगे आप क्या कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी नियत होगा। इसका विपरीत भी सत्य है या असत्य हो सकता है। यानी इसका रेसिप्रोकल अगर अपन लेते हैं, अगर इसका उल्टा करते हैं देन वो राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। सर समझ नहीं आया, समझे। मैं कह रहा हूं कि अगर बेटा आपके पास वेलोसिटी है तो उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेके हम स्पीड ले सकते हैं, यानी चाल निकाल सकते हैं। लेकिन चाल से वेलोसिटी निकाल पाना बहुत मुश्किल है। यानी स्पीड का मैग्नीट्यूड लेके आप वेलोसिटी निकाल लो, ये जरूरी नहीं है। कभी सही हो भी सकता है और कभी नहीं भी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का खेल बन जाता है। तो जब रिजल्टेंट निकालोगे तो जरूरी नहीं है कि उसमें डायरेक्शन वाला जो एंगल है वो नहीं आए। अगर स्ट्रेट है नहीं, अगर किसी एंगल पे घूम रहा है तो फिर वहां पे दिक्कत हो जाएगा। यानी ये पॉइंट आपका, स्पीड अगर आपको निकालनी है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेके निकाल सकते हैं। तो इसका विपरीत भी सही भी हो सकता है, इसका इनवर्स में उल्टा करें तो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यदि चाल कांस्टेंट है तो वेग नियत हो भी सकता है और नहीं भी। वेलोसिटी अगर स्पीड का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो भैया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आया, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो गया तो आपने तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट किया है, क्योंकि स्पीड में तो मैग्नीट्यूड ही आता है। यानी स्पीड में, चाल में तो केवल परिमाण ही आता है। आप चाल में केवल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कर सकते हैं, डायरेक्शन नहीं। समझ में आ रहा है? तो उल्टा करेंगे तो वह सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एक बहुत तगड़ा लॉजिक है, क्योंकि राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट के रिगार्डिंग ये कॉन्सेप्ट मैंने सेलेक्ट किए हैं। यही से सवाल बनेगा फिर यहां से आपका, और बच्चा उसको क्लिक नहीं कर पाएगा। ये बेसिक चीजें आपको लग रही है ना, दिमाग हिला देगी पूरा, टोटली कंफ्यूज कर देगी आपको। तो जरा ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। या नहीं भी हो सकता, क्योंकि वेग के परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, जो कि चेंज हो सकती है या कांस्टेंट भी रह सकती है। जैसे एक समान रेखीय गति के लिए अगर यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डायरेक्शन कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो आपने स्पीड का मैग्नीट्यूड लिया तो वेग बोल दिया,
क्योंकि डायरेक्शन तो पहले से कांस्टेंट है और स्पीड का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया, तो हमारी दोनों बात सही सिद्ध हो गई। लेकिन अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया तो जैसे सर्कुलर मोशन में हो गया, तो मैग्नीट्यूड तो आपने कांस्टेंट कर दिया, तो स्पीड को तो आपने वेग बना दिया, वेग का परिमाण आ गया, लेकिन डायरेक्शन का क्या करोगे सर जी? डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसलिए वो सत्य हो भी सकता है और नहीं भी। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, जरा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, नहीं तो यहां पे राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट में टोटली मामला आपका गुल हो जाएगा। यहां पे देखिए मैंने इसको शॉर्ट में लिखने की कोशिश किया है, क्या? v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देन स्पीड का मैग्नीट्यूड v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। जबकि एक समान वृत्तीय गति में, ओहो मैंने अभी बताया, और अभी शैतान का नाम लो, शैतान हाजिर है। क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी v इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, बट v तथा v डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट है, यानी दिशा परिवर्तन के कारण है। यानी सर्कुलर मोशन में v इक्वल टू कांस्टेंट हो भी सकता है और v डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट यानी नियत नहीं भी हो सकता, क्योंकि वहां पर डायरेक्शन आपका चेंज हो रहा है। ये लॉजिक आपका है जो आई होप आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा, जो चीज मैं आपको काफी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। क्लियर है बेटा? यहां से डाउट आपका क्लियर है बेटा? यहां से कोई डाउट आपका? चलो पॉइंट नंबर 4 लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 देखिए कि आपका वेग धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये डायरेक्शन के हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। लेकिन क्या स्पीड में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो वेग धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, क्योंकि यह सदिश राशि है, लेकिन चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। ये राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट का क्वेश्चन बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा, आपको बहुत सारी किताबों में मिल जाएगा, राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि वेग का परिमाण है, अर्थात v इक्वल टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्योंकि स्पीड होती है वो मैग्नीट्यूड आता है, परिमाण आता है वेग का, तो वह आपका यहां पर आपको दिया गया है। वेग धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक, लेकिन स्पीड हमेशा पॉजिटिव आएगी, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं आएगा। ये बहुत अहम सवाल है और बुक्स में आपने सॉल्व भी किए होंगे राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों में, ठीक है। यहां पे देखिए 5वां पॉइंट आपका क्या है, इसको फिर से समझते हैं। यदि विस्थापन समय का फलन हो, यानी डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम का फंक्शन हो, तो विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करने पे वेग प्राप्त होगा या प्रदर्शित करेगा, वेग का परिमाण चाल होगा। यानी ये कह दिया गया, यानी डिस्प्लेसमेंट का अवकलन करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, और अगर उसी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लिया तो स्पीड आ जाएगा, उसका चाल आ जाएगा। यहां पे देख सकते हैं आप, ये देखो मैंने क्या लिखा है, ये आपका जैसे एग्जांपल के लिए ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, a नोट माइनस a1t प्लस a2t स्क्वायर। हमें वेलोसिटी निकालना था तो ds बटा dt अवकलन किया तो ये तो हो गया 0, ये हो गया आपका माइनस का a1 और प्लस ये 2 आ गया 2a2, ये फॉर्मूला मिल गया। अतः प्रारंभ में t बराबर 0 पे वेग, अभी मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाया था ना बेटा, वो सेम कॉन्सेप्ट है, इसको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने आप आपके प्रैक्टिस से आ जाएगा। अब वेग आपका नेगेटिव आ गया, वेग आपका नेगेटिव आ गया। अगर मैं बात करता हूं स्पीड की, चाल की, तो भाई उसका मैग्नीट्यूड आएगा, यानी केवल a1 आएगा। उस न्यूमेरिकल में जो हमने पीछे सोल्व किया था वो माइनस का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेलोसिटी था। अगर मैं स्पीड पूछता तो आप बोलते 5 मीटर पर सेकंड, यानी मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन आपका यहां पे नहीं बच रहा होगा। -5 आ रहा था तो वेलोसिटी है, उसको प्लस में 5 उसका मैग्नीट्यूड लिया, प्लस में 5 हो गया, यानी वो क्या आ गया आपका स्पीड आ गया, ठीक है बेटा, यस। इसके बाद में आपके लिए फिर से एक एग्जांपल आपके स्क्रीन पर हाजिर है, फटाफट से इसको समझे, जरा ध्यान से इसको सॉल्व करें, मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से सॉल्व करें, जल्दी से सॉल्व करें बेटा इसका। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए दिया जा रहा है बेटा, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, आपको सॉल्व करना है, बाद में सॉल्व कर लेना आराम से। जब वीडियो सेव हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आके आंसर देना है, और मैं यही चीज चेक करूंगा कितने बच्चे हैं जो दिल से, लगन से रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपना होमवर्क है वो बखूबी सॉल्व करके आंसर वीडियो के कमेंट में, क्योंकि लाइव में कमेंट सेव नहीं होगा, जब वीडियो सेव हो जाएगा उसके बाद में एक बार आके इसका आंसर कमेंट में देना, फिर अपन
कल इसके क्लास के लास्ट में अपन इसके बारे में बात कर लेंगे। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, और जिन बच्चों ने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी का लिंक दिया है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और मुझे फॉलो करें, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपके वहीं पे होने वाली है बिंदास तरीके से। और कल से हम फिर से आपका रिवीजन सीरीज मॉक टेस्ट के रूप में स्टार्ट करने वाले हैं। डेली आपकी वहां पे क्लासें मिल रही है आपको सुबह और शाम को, तो वहां पे रिवीजन चल रहा है जबरदस्त प्रैक्टिस का, और इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस भी मैं टॉपिक वाइज आपका अनअकैडमी पर ही कराऊंगा। तो जिन बच्चों ने फॉलो नहीं किया है जरूर फॉलो कर लें, लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें, और मजा आ जाएगा अनअकैडमी पर पोल के साथ में प्रैक्टिस करने का। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। कुछ बच्चे आंसर भी कमेंट कर रहे हैं, बेटा क्लास सेव होने के बाद आंसर देना इसका। ठीक है, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।